कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है और फिर सिपाही आकर उसे घसीटते हुए बालकनी में ले जाते हैं, जहां बाहर शहर के लोग जोर जोर से चीख रहे हैं। लोग गुस्से में उसे देखकर उसे कातिल खूनी दरिंदा बोल रहे हैं। बेकाबू भीड़ को बताया जाता है कि 2 दिन बाद इस आदमी को फांसी की सजा होनी है, लेकिन फांसी से पहले एक जल्लाद द्वारा उसके हाथ पैर पूरे शहर के सामने तोड़े जाएंगे। और ये सुनकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिर ये कैदी कौन था और इसे ऐसी भयानक सजा क्यों सुनाई गई, आइए जानते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम पेरिस की फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे गंदी जगह थी। और अब हम देखते हैं एक मछली बेचने वाली गर्भवती महिला को, जिसे प्रसव पीड़ा उठती है और वो मछली रखने वाले बेंच के नीचे एक शिशु को जन्म देती है और उसे पैर से हटाकर साइड कर देती है। दरअसल उस महिला की पिछली 4 संतानें मरी हुई पैदा हुई थी और हर बार वो उन्हें ऐसे ही बेंच के नीचे जन्म देकर शाम को सड़ी गली मछलियों की गंदगी के साथ नदी में फेंक दिया करती थी। मगर इस बार उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया था। रोने की आवाज सुनकर वहाँ पे खड़े लोग उस पर ध्यान देते हैं और उसकी माँ को गालियां देने लगते हैं। और दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसे सजा सुनाई गई है। इसका नाम है जॉन। इसका जन्म 2 खास चीजों के साथ हुआ है। पहली, इसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन नाक थी, जिससे वो कहीं भी कुछ भी सूंघ सकता था। और दूसरी, जब भी कोई शख्स उसका फायदा उठाने की कोशिश करता या उसे अपने से दूर करता, तो उस शख्स की किसी कारणवश मौत हो जाती, जैसे कि उसकी माँ की, जो जन्म देती उसे दूर कर देती है। नतीजा, उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी जाती है और जॉन को मैडम गेलार्ड के अनाथालय में भेज दिया जाता है, जो कि सिर्फ पैसों के लिए बच्चों की देखभाल किया करती थी। लेकिन अनाथालय में अपनी जगह छिन जाने के डर से वहाँ के कुछ बच्चे जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेलार्ड मौके पे आके उसे बचा लेती है और उन बच्चों को छड़ी से मारती है। और ऐसे हालातों के बीच जॉन 5 सालों तक बोलना भी नहीं सीख पाता, लेकिन उसकी चीजों की सूंघने की शक्ति उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अब 13 साल की उम्र में आश्रम में जगह न होने के कारण गेलार्ड उसे एक जानवरों की खाल के व्यापारी ग्रीमल को बेच देती है। और जैसे ही जॉन गेलार्ड की जिंदगी से जाता है, तो कुछ चोर गेलार्ड को मारकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। ग्रीमल अगले 5 सालों तक जॉन से जानवरों की तरह काम करवाता है और उसकी काम के प्रति लगन देखकर एक दिन उसे शहर ले जाता है। वहाँ पे जॉन पहली बार गंदी जगह को छोड़कर आया था और वहाँ पे वो अलग अलग खुशबू से परिचित होता है। जॉन वहाँ पे एक दुकान से आ रही महक की तरफ आकर्षित होता है, जो कि एक परफ्यूम की शॉप थी। जॉन दुकानदार को एक परफ्यूम के साथ देखता है, जो कि उस शहर का मशहूर परफ्यूम आमोर एंड साइकी था। लेकिन उस परफ्यूम की खुशबू के बीच उसे एक और अद्भुत महक का एहसास होता है। वो उस महक का दीवानों की तरह पीछा करता है, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इस एहसास को समझ नहीं पाता और लड़की के करीब जाता है, जिसे देखकर लड़की घबरा जाती है, लेकिन उसे भिखारी समझकर उसे फल देती है। पर वो उसकी महक से आकर्षित होकर उसके हाथों को पकड़कर सूंघता है और लड़की डर के भाग जाती है। लेकिन उसकी सूंघने की पावर ऐसी थी कि वो एक बार फिर से उसे ढूंढ लेता है और चुपके से उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब जब लड़की उसे देखती है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है, तो जॉन उसका मुंह दबा देता है और वहाँ पे खड़े लोगों और पकड़े जाने के डर से वो उसके मुंह को दबाए रखता है। लेकिन लोग के जाने के बाद जैसे ही वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है, तो लड़की मर चुकी थी और उसके शरीर से धीरे धीरे महक भी खत्म होती जा रही थी। और ये देखकर जॉन निराश हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर खुशबू कहाँ गई। अब कहानी में एक और किरदार ऐड होता है, जिसका नाम है जेसीपी बाल्दिनी, जो कि कभी उस शहर का मशहूर परफ्यूमर हुआ करता था। लेकिन शहर में आए नए नए परफ्यूमर के बाद उसका धंधा चौपट हो गया, जिसके कारण वो दूसरे परफ्यूमर का फॉर्मूला चोरी करता है और इस बार वो मशहूर परफ्यूम आमोर एंड साइकी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहता है। और उसी शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी देने जेसीपी के पास आता है और वहाँ पे पड़े तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो जेसीपी के शरीर से आ रही आमोर एंड साइकी की महक को सूंघकर कहता है कि वो उसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, जिसे सुनकर जेसीपी उसे नौसिखिया बताते हुए उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन जॉन उसे अपने सूंघने की पावर बताता है और उसे एक मौका देने के लिए कहता है। जेसीपी राजी हो जाता है और जॉन वहाँ पे पड़े तरह तरह के परफ्यूम और अपनी एबिलिटी से परफ्यूम बनाकर जेसीपी को देता है। जेसीपी देखता है कि उसने वही परफ्यूम आमोर एंड साइकी बना डाला है, पर जॉन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, वो इससे भी बढ़िया परफ्यूम बना सकता है। इसके बाद जॉन एक नया परफ्यूम बनाता है और जेसीपी को देता है, जिसे सुनकर जेसीपी को अपना बचपन का प्यार याद आ जाता है। यानी अब उसके पास आमोर एंड साइकी से भी बढ़िया परफ्यूम था और जॉन जैसे हीरे को वो ग्रीमल से खरीद लेता है। नतीजा, ग्रीमल की उसी रात शराब के नशे में नदी में डूबने से मौत हो जाती है। अब जॉन की बदौलत जेसीपी और उसका परफ्यूम पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और वो जॉन को परफ्यूम बनाने के तरीके बताता है और कहता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं, जिनमें टोटल 12 बोतल होती है और इन सभी को मिलाकर एक परफ्यूम तैयार होता है।
जेसीपी कहता है कि पुरानी सदी के इजिप्ट वासी ये मानते थे कि एक बेहतरीन परफ्यूम 13 तरह की खुशबू से मिलकर बनता है और ऐसी परफ्यूम के कनस्तर की खोज इजिप्ट में हुई थी और जब वो खुला तो एक पल के लिए मानो दुनिया जन्नत में तब्दील हो गई। 12 खुशबू को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर वो 13वीं खुशबू बना ले तो दुनिया का कोई भी शख्स उस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता। ये बात जॉन के दिल में घात कर जाती है और उसके परफ्यूम बनाने का जज्बा और भी बढ़ जाता है। वो जेसीपी से खुशबू को हमेशा बरकरार रखने का तरीका पूछता है और बदले में उसे दुनिया का बेस्ट फॉर्मूला देने का वादा करता है। जेसीपी उसे 10,000 गुलाब के फूलों की महक को अपने डिजाइन की गई मशीनों से डिजिटली मेथड से बोतल में डालने का तरीका बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसीपी एक रात शोर सुनकर उठता है और वो जॉन को रोते हुए देखता है। जेसीपी के पूछने पर जॉन उस पे झूठा होने का आरोप लगाता है और कहता है कि उसके तरीके से वो कांच और लोहे की बोतल में खुशबू को कैद न कर सका। और जेसीपी अपनी मशीन में मरी हुई बिल्ली को देखकर बुखला जाता है और कहता है कि वो बिल्ली क्या उसके और अपनी खुशबू को भी बोतल में नहीं निकाल सकता, जिसे सुनकर जॉन बेहोश हो जाता है और बीमार हो जाता है। अब जेसीपी उसे बीमार देखकर परेशान हो जाता है और उसे अपनी शोहरत जाते हुए दिखती है। तभी जॉन अधमरी हालत में उस डिजिटली मेथड के अलावा कोई और तरीका पूछता है, जिसे सुनकर जेसीपी उसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के मेथड के बारे में बताता है और इसकी पूरी जानकारी न होने के कारण वो उसे ग्रास जाने की सलाह देता है और बदले में उससे 1000 नए परफ्यूम के फॉर्मूलाज लेता है। जेसीपी उसे एक डॉक्यूमेंट देकर वहाँ से अलविदा कहता है, जिसकी बदौलत वो ग्रास में एंटर होने के साथ साथ वहाँ पे काम भी सीख पाएगा। और जॉन के जाते उसका घर टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ग्रास जाती जॉन को पहली बार आजादी का एहसास होता है। अब वो किसी का गुलाम नहीं था और वो एक ऐसा आजाद पंछी था जो अपनी उड़ान खुद तय कर सकता है। उसे ग्रास जाने के 2 रास्ते दिखते हैं, एक जो गाँव से होके जाता है और दूसरा पहाड़ों से होता हुआ जाता है। और अभी अभी मिली आजादी का मजा लेने के लिए वो पहाड़ों का रास्ता चुनता है। रास्ते में उसे एक एकांत गुफा मिलती है जिसे वो अपना ठिकाना बनाता है। वो वहाँ पे सुकून भरी नींद लेता है और कई दिनों तक वहाँ पे रहता है। लेकिन एक दिन उसे फल वाली लड़की का सपना आता है जहाँ पे वो लड़की उसे अनदेखा करती है। वो घबराकर उठ जाता है और अपने बदन को सूंघने लगता है, लेकिन उसे कोई खुशबू नहीं आती। वो बाहर जाकर बारिश में नहाने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू है ही नहीं, यानी उसका कोई अपना वजूद नहीं है। और शायद इसी वजह से वो आज तक सभी लोगों द्वारा सताया गया था। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो ग्रास के लिए निकलता है और संकल्प करता है कि वो खुद की पहचान बनाकर इतिहास रचेगा। और तभी रास्ते में उसे वही महक आती है जैसी उसे फलों वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक घोड़ा गाड़ी से उसके सामने से जा रही है, जिसे देखकर उसका पीछा करता है और ग्रास में एंटर हो जाता है। उस लड़की की खुशबू सूंघते हुए वो एक बंगले में दाखिल होता है जो कि वहाँ के मशहूर व्यापारी एंटोनी रिचेस का था। और वो खूबसूरत लड़की लोरा उसकी बेटी थी, जो पूरे ग्रास शहर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। अब जल्दी जॉन मैडम अनुल्फी के नीचे काम करना शुरू कर देता है, लेकिन मैडम का पति चोमू जॉन से ईर्ष्या रखता है और उसे हर बात के लिए प्रताड़ित करता है। जॉन उन दोनों की देखरेख में जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 तरीके सीखता है और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की के ऊपर करता है, जिसमें उस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है। लेकिन इससे 1 घंटा कुछ नहीं होता और वो फिर से नाकामयाब हो जाता है। और दूसरे तरीके के लिए वो एक तवाइफ को चुनता है, जिसमें वो जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े के लेप के जरिए करता है। लेकिन वो तवाइफ घबरा जाती है और जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे मार देता है और उसके बाल काटकर उसकी बॉडी पर लेप लगाता है और कपड़ा लपेटता है। और फिर उस कपड़े से चर्बी निकालकर जेसीपी के सिखाई डिजिटली मेथड से खुशबू निकालने में फाइनली कामयाब हो जाता है, जिसे वो तवाइफ के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके चेक करता है। और इस तरह से एक लेजेंड और एक कातिल का जन्म होता है। और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेसीपी के द्वारा बताई गई 13 बोतल का सेट तैयार करता है, यानी हर बोतल के लिए एक का कत्ल। अब एक दिन लोरा का जन्मदिन होता है और पार्टी होती है। सभी लड़के और लड़कियां लुक्का छुपी का खेल खेलती हैं। यहाँ पे जॉन भी आ जाता है और मौका पाकर लोरा पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन पार्टी में 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती है और हम देखते हैं जॉन उन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली 2 बोतल भरता है। और लोगों को उन बहनों की लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती हुई दिखती है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। और इसके बाद तो पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर के मारे लोग अपने घरों की औरतों और बेटियों को बचाने के लिए
घर के बाहर बड़े बड़े ताले लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन एक के बाद एक 12 बोतल का सेट तैयार कर लेता है और उन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक आखिरी बोतल की जरूरत है, यानी लोरा का कत्ल। वही रिचेस इस घटना से डरकर शहर की सभा में कहता है कि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है वो सब कुंवारी थी और उनकी बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान भी नहीं था, यानी उस कातिल ने उन लड़कियों को किसी खास वजह से मारा था। लेकिन सभा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए शहर के चर्च में मदद के लिए जाती है। चर्च के फादर उस कातिल का बहिष्कार करने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी एक खबरी सभा को उस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है और ये सुनकर पूरा शहर जश्न में डूब जाता है। रिचेस को इस खबर पे बिलीव नहीं होता, इसलिए वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता है और ग्रास छोड़ने का फैसला करते हैं और अगले दिन वो अपने साजो सामान और अपनी बेटी लोरा को लेकर शहर से रवाना हो जाता है। जॉन शहर से जाती लोरा की खुशबू को महसूस करता है और उनका पीछा करता है और अपनी सूंघने की पावर से रिचेस और लोरा को ढूंढ लेता है। वही दूसरी ओर तवाइफ का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जॉन के कमरे के नीचे से निकालता है, जिसे चोमू देख लेता है और पुलिस द्वारा छानबीन करने पर उसके कमरे में बाकी 12 लड़कियों के कपड़े और बाल भी मिल जाते हैं। रिचेस अपनी बेटी लोरा के साथ एक होटल में रुकता है, जहाँ पे वो लोरा के कमरे की चाबी अपने पास रख के सो जाता है, लेकिन जॉन रात का फायदा उठाते हुए रिचेस के कमरे में चाबी उठा लेता है और लोरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। अब अगली सुबह रिचेस जैसे ही कमरे में जाता है तो अपनी बेटी लोरा की लाश देखकर पिलक पिलक कर रोता है और आखिरकार जॉन ने इतिहास रच दिया था, यानी वो 13वीं बोतल बना लेता है और उसे अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से शुरू होती है, जहाँ दूर दूर से लोग एक हत्यारे की मौत को देखने के लिए आते हैं। जेल में बंद जॉन को जब जेलर और सिपाही लेने आते हैं तो मौका पाकर जॉन अपने परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। वही दूसरी ओर शहर की भीड़ और जल्लाद जॉन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसमें से एक राजकुमार की तरह जॉन निकलता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर जल्लाद जॉन के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को निर्दोष बताता है। और जॉन परफ्यूम को एक रुमाल पे लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे मदहोश होकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सभी उसे फरिश्ता कहते हैं। लोगों में पहली बार उसके प्रति आदर और सम्मान देकर वो अहंकार से भर जाता है और खुद को एक मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के बीच में फेंक देता है और कुछ ही पल में वहाँ पे खड़े सभी लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, काला गोरा, सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और अपने सामने ये सब देखकर जॉन को पहली बार सच्चा प्यार क्या होता है पता चलता है, जिसे देखकर उस फलों वाली लड़की को याद करता है और सोचता है कि काश वो उस लड़की को भी ऐसे प्यार करता तो शायद उस लड़की और उसकी महक को सदा के लिए अपना बना लेता। और ये सब देखकर वो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचेस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है और जॉन भी उसके सामने मौत के लिए अपना हाथ फैलाता है, लेकिन उसकी महक के आगे वो भी अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता और उसके पैरों में गिर के माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो उस शहर से रवाना हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब शहर के लोगों से परफ्यूम का असर कम हो जाता है तो सभी खुद को आपत्तिजनक हालत में देखते हैं और शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। उसी दिन शहर की सभा में लड़कियों के कत्ल के लिए चोमू को दोषी माना जाता है, क्योंकि लड़कियों के बाल और कपड़े उसके घर में पाए गए थे और उसे फांसी देकर मार दिया जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं जॉन अपने जन्म स्थान बदबूदार मछली बाजार में जाता है और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने सर पे उड़ेल लेता है, जिसकी महक से मोहित होकर वहाँ बैठे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और महक के नशे में एक एक कर उस पे चवट पड़ते हैं। वो जॉन का एक एक अंग नोच डालते हैं और कुछ ही देर में जॉन का दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। अब अगली सुबह फिर से मछली बाजार लगता है और वहाँ पे पड़ी परफ्यूम की बोतल से एक आखिरी बूंद टपकती है और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया और उस आखिरी बूंद का क्या मतलब था। तो दोस्तों, जॉन के पास इतना परफ्यूम था कि वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता था, दुनिया के किसी भी राजा को अपने आगे नौकर बना सकता था, यानी वो चाहे तो दुनिया का अगला खुदा बन सकता था। तो फिर उसने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि वो जान चुका था कि परफ्यूम की बदौलत वो दुनिया पे हुकूमत तो कर सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी ना तो किसी का सच्चा प्यार पा सकता था और ना ही किसी को प्यार दे सकता था, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच में गुजरी थी जहाँ पे प्यार क्या होता है उसने कभी सीखा ही नहीं। उसने अपनी एबिलिटी से दुनिया में इतिहास तो रच दिया, लेकिन उसी दुनिया की सबसे अनमोल चीज प्यार से वो वंचित रह गया। वो एक ऐसा सिकंदर था जिसने अपने दम पे पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन आया भी खाली हाथ था और गया भी खाली हाथ। और फिल्म के अंत में परफ्यूम की आखिरी बूंद पेरिस की शहर की धरती पे गिरती है, जिसे आज सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ये सुपर स्पेशल कहानी? बताओ कमेंट में। कमेंट बॉक्स को अपने बाप का समझो इसलिए लिख दो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।